स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में डिटर्मिनेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसी को सोल्व करने का एक अलग तरीका सीखेंगे। यह रूल इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोल्व किए जाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो भी मेरा क्लास होता है वो सब काफ़ी कंसेप्ट से भरा होता है, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन से इक्वेशंस की बात होती है? तो हमेशा लीनियर इक्वेशंस की बात होती है। तो समीकरणों के निकाय क्या मान लिया हमने? तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 ले लिया। क्या ले लिया? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इज इक्वल टू d1 लिया। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने क्या किया? ले लिया। क्लियर? अब अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं लेट, समझिए बढ़िया से, लेट d इज इक्वल टू बड़ा D, क्या लिखा हमने? a1 b1 c1, a1 b1 c1। देखिए एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसका बड़ा मज़ा आएगा। a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमने क्या किया? ले लिया। राइट। उसके बाद कुछ और भी काम करते हैं हमने यहाँ पे। लेट फिर d1 भी लेते हैं। d1 क्या होता है? तो d1 जैसे लेंगे हम लोग तो करते क्या हैं, इसी से ट्रिक से समझिए। इसको हटा देंगे, इसका जगह पे रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 को। तो क्या हो जाएगा? d1 d2 d3, फिर बाकी सब लिखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे हो जाएगा। राइट, बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद d2 इज इक्वल टू, d2 का मतलब है क्या कि इसको, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, बाकी सब सेम रहेगा। तो a1 a2 a3। थोड़ा सा इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर अगर कर देते हैं आप तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक और शेयर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाने में मन लगता है। क्लियर? यहाँ देखिए अच्छा से क्या लिखेंगे? d1 d2 d3 c1 c2 c3, और तीसरा भी इसमें कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, एंड क्या d3 बराबर क्या होगा? बाकी दोनों सेम रहेगा, मतलब ये दोनों सेम रहेगा, इसके जगह पे क्या आएगा? ये रिप्लेस कर देंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ देखिए d1 d2 d3। क्लियर? इतना करने के बाद अब देखिए करते क्या हैं, यहाँ से अलग अलग कैसे तैयार करेंगे। देखिए मानना तो आपको आ जाएगा ना। करना क्या है? देखिए सबसे पहले d निकालेंगे। d, यही तो मेन इसका गेम है। ये d लिख लिया हमने और इसी से समझिए d1 कैसे निकाला। तो इस वाले पार्ट को हटा दिया, इसको d1 को d2 को और d3 को रख दिया। जैसे आया d2, मतलब दूसरे कॉलम में क्या करेंगे हम? दूसरे कॉलम में क्या करेंगे? इसको हटाकर इसको रिप्लेस कर देंगे। d3 तीसरे कॉलम में क्या करेंगे हम लोग? तीसरे कॉलम में इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे। ये मानने आपको आ गया। तो यहाँ लिखेंगे केस 1। केस 1, पहला केस समझिए क्या आता है। समझिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। पहला केस में क्या है कि इफ
डी, ये डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, है ना, मतलब ये डी जो है ये जीरो के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, देन देखिए क्या क्या निकल रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, यहाँ लिखते हैं अच्छा से समझ में आएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन निकलेगा, कॉन्सिस्टेंट हो गया, और कॉन्सिस्टेंट में क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट में क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर जी, बात समझ रहे ना। तो केस 1 को पहले समझिए बढ़िया से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे जीरो के बराबर नहीं होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और कॉन्सिस्टेंट का मतलब ही होता है क्या, आपको बताए थे ना, कॉन्सिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है, देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से x को लिखते हैं हम लोग कैसे, d1/d, y को लिखते हैं d2/d, z को लिखते हैं हम लोग क्या, तो d3/d, क्या लिखते हैं, d3/d। बस यही क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकालने का शानदार प्यारा सा क्या हो गया, तरीका हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इस पे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो और बेहतर तरीके से कंसेप्ट जो होगा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे भी कुछ केसेज हैं। पहला केस है ये, कौन सा केस है ये, पहला केस है। इसके बाद हम दूसरा तीसरा केस भी बताते हैं और समझाते हैं कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने पर ही सब चीज़ समझ में आता है बढ़िया से। क्रेमर्स रूल आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट एक तरीका हुआ, अगर आप समझ जाते हैं, आज बढ़िया समझ जाते हैं, तो आगे जेईई मेंस को एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, तो सोल्व करने में काफ़ी आपको फायदे होंगे। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और अच्छा से जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रेमर्स रूल का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए लिख रहा है सोल्व, दिया गया है क्या क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सोल्व तो करने के बाद कर दिया गया x + 2y - 3z बराबर -4, उसके बाद 2x + 3y + 2z बराबर 2, 3x - 3y - 4z = 11। इसको क्रेमर्स रूल के द्वारा सोल्व करना है। चलिए सोल्यूशन किया जाए। यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन तरीका भी होना चाहिए लिखने का ना। गिवन क्या दिया गया है, तो x + 2y - 3z = -4, उसके बाद 2x + 3y - 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11। ये हुआ, ठीक है ना। अब लिखेंगे लेट d बराबर, चलिए 1 2 -3, 2 3 -2, 3 -3 -4, ये हो गया। इसको हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पे ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए फास्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ लिखते हैं सोल्व करके नीचे, एक के पास गए डिलीट -12 और -6 कितना होगा, तो -12 देखिए कितना होगा ये, -12 और -6 कितना होगा, तो -18 हो जाएगा। -2 लिखा हमने, डिलीट
डिलीट। तो अब क्या हो जाएगा, -8 और +6, -8 + 6 कितना हो जाएगा, तो -8 और +6 देखिए इसके पास गए हैं डिलीट और डिलीट, 2 3 -2 4 ले रहे हैं, -8 और +6 हो जाएगा आपका -2, -3 लेंगे, डिलीट और डिलीट, क्या बचेगा 2 3 3 -3, -6 -9 -15। सॉल्व किया हमने, -18, इसके बाद क्या हुआ +4 +45, कितना आ गया, तो ये आ गया आपको, देखिए 45 4 49, 49 -18 कितना होगा, तो आ जाएगा आपको, यहाँ देखिए 49 -18 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 31 हो जाएगा, कितना होगा 31, जो 0 के बराबर नहीं है। सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का मान निकालना कठिन काम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा से होना चाहिए। 1 के पास गए थे, डिलीट किया था -12 -6 -18, 2 के पास गया डिलीट किया, ये बच गया, ये बच गया, -8 और -6, तो -8 और +6 कितना होगा, -2 होगा। फिर क्या होगा, -3 के पास गए थे, डिलीट -9 -6 -9 -15। चलिए सॉल्यूशन करने पर कितना आ गया, तो 49 -18 कितना आएगा, 31 आएगा, इज इक्वल टू नहीं है 0 के, तो मतलब यहाँ से यूनिक सोल्यूशन निकालने वाला है। लेकिन यूनिक सोल्यूशन ऐसे कैसे निकल जाएगा, आगे भी तो कुछ काम है। अब लिखेंगे लेट D1 इज इक्वल टू D1 का मतलब क्या है, कि मतलब इसी से समझिए 1 2 3 को रिप्लेस करेंगे -4 to 11 से, तो -4 to 11, क्लियर। उसके बाद सेम टू सेम लिखिए 2 3 -3 -2 -4। पिछला जो क्लास कराएं आपको हम, उस क्लास में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सिंपल तरीका से सोल्व करना सिखाएं मेथड से, वो तो ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। -4 के पास गए, डिलीट -12 और -6 कितना होगा, -18, -2 डिलीट कर दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसके डिलीट किया था -12 घटा -6, ठीक 18 हो गया। इसके पास गया था, क्या हो गया, -4 दूना 8, -8 और माइनस प्लस -8 + 22 कितना होगा, तो -8 + 22 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -3 डिलीट कर दिया, -6 और -33, -6 - 33 कितना होगा, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में क्या प्लस में, तो माइनस में, -6 -39। चलिए तो कितना होगा 72, ये कितना होगा 28, ये कितना होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये दोनों 27 के साथ 3 3 9 2 11, 117 हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए कि 7 2 9 और 7 1 8, 1 -28 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 1 6 1, ये आ गया, जो 0 के बराबर क्या है, नहीं है। इसके 0 के बराबर होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से ऐसे ही क्या निकालेंगे हम लोग, D2 निकाल लेंगे, ऐसे ही D3 निकाल लेंगे। अब जो आएगा मुझे पता नहीं है, क्लियर। तो इसलिए अगर इस तरह निकालने के बाद क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, हम लिखेंगे D1/D। D1 का मान कितना है, 161 है, बाई D का मान कितना है, 31 है, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आंसर नहीं, मतलब कटने वाला भी नहीं लगता हमको, नहीं कटेगा, हाँ दोनों प्राइम नंबर लगता है हमको, तो ऐसे कर लेंगे। वैसे ही D2/D, D3/D, y का मान निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे z का मान निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए कि ये जो हम बनाए हैं कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान देकर बनाया जाता है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो, मतलब कि अब हम तो रट के नहीं बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, माइनर मिस्टेक कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में हुआ हो, तो वो आप देख सकते हैं खुद से, और खुद से देखिए और अपने से निकालिए कि सही आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। मैटर नहीं करता है, तरीका सिखाना था हमको। क्या करना था हमको सिखाना था तरीका। आपको तरीका सिखा दिए,
चलिए आगे देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन अच्छे ढंग से और केस के साथ में, और सारे कंडीशन समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए केस 2 में चलते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 देखिए क्या है। केस 2 कहता है, यहाँ देखिए कि इफ d इज इक्वल टू क्या हो जाए, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सबका सब बराबर हो जाए, किसके बराबर? 0 के बराबर। देन 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? देन जैसे सब 0 के बराबर होगा क्या बनेगा? देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या? कॉन्सिस्टेंट। क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। एंड जैसे सब 0 के बराबर हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। एंड हैविंग, जिसके पास क्या होगा? हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिससे क्या हो गया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा इसमें। कब? जब ये कंडीशन लागू होगा तब। तो इससे कोई बातें नहीं है, खत्म हो गया बात ही। केस 3 आइए, सब याद रखना जरूरी होता है। केस 3 कहता है कि इफ d बराबर 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, एंड एटलीस्ट क्या चीज? d1 d2 एंड d3 इज नॉन जीरो। मतलब देखिए ये 0 हो जाए और इसमें से कोई एक 0 के बराबर नहीं हो, मतलब d1 का मान 0 हो जाए, d2 का मान 0 हो जाए, d3 0 नहीं आए, या इन दोनों का मान 0 हो जाए, d1 0 नहीं आए, मतलब कोई एक 0 नहीं आए, तो क्या होता है? तो देन क्या होगा? देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा? इज इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। एंड क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे ना? इस प्रकार से समझना है कि जैसे ऐसा सिस्टम आए, आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ डी का मान 0 आ जाए, उस केस में अगर सबका वैल्यू 0 आता है तब क्या करेंगे? सबका वैल्यू 0 आता है तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग क्या करेंगे कि कहेंगे कि भाई कॉन्सिस्टेंट है, बहुत सारा सोल्यूशन है, इसको नहीं निकाल सकते हम लोग। लेकिन ऐसा हो कि डी का मान 0 आ जाए और इसमें से कोई एक 0 के बराबर नहीं आए, तो क्या होगा? सोल्यूशन निकालना संभव नहीं है, नहीं निकल सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं बात को अच्छा से। क्लियर? चलिए एक प्यारा सा नोट समझते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा से। चलिए लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए नोट क्या है, कह रहे हैं कि इफ, वही चीज जो सिस्टम इक्वेशन दिया रहेगा वहीं में, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आए, एंड जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा? तब तो यूनिक सोल्यूशन होगा। एंड x इज 0, y इज 0, z इज 0, मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और आपने निकाला सोल्यूशन क्या? d1 बाई क्या चीज़? d2, सॉरी d क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। वैसा ही y का मान निकाला 0 मिला, z का मान निकाला 0 मिला। तो ये सब आपने निकाला इस फॉर्मूला के बेस पर जो पढ़ा है ना शुरू में, उस पर 0 आ गया, सिर्फ 0 हो गया, ओनली 0, दूसरा चीज़ आने के चांस ही नहीं है। अब पर यूनिक सोल्यूशन हो गया, ये 0 ही सिर्फ आएगा। तो जब ऐसा आता है तो बोलते हैं क्या कि जो सोल्यूशन निकला है उस सोल्यूशन का नाम क्या है?
सॉल्यूशन का नाम है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? तो ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कब? जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आए, डी का मान 0 के बराबर नहीं आए, और उसके बाद सॉल्व करने पर x, y और z का मान सिर्फ क्या हो जाए? सिर्फ क्या हो जाए? 0 ही आए। क्या हो जाए? 0 ही आए, 100%, उसके अलावा कुछ नहीं आए, तो इस केस में ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई जरूरी है, समझिए। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सिस्टम इक्वेशंस है? देखिए, x माइनस के वाई माइनस जेड बराबर 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, क्या? हैज नॉन जीरो, क्या कह रहा है? नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन, वहाँ पे हम क्या लिखाए हैं? वहाँ लिखाए हैं हम कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन करना चाहिए। तो नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तब कह रहा है कि फाइंड के, तो के बताइए। तो सिंपल बात है कि जैसे नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन की बात आएगी, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो डी का बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी का मान क्या निकालेंगे यहाँ पे? 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? चलिए, 1 को चूज किया, डिलीट कर दिया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस के, चलिए डिलीट माइनस के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 माइनस 1 ले लीजिए, डिलीट क्या हो जाएगा? के प्लस 1 बराबर 0। चलिए, 2 प्लस के इंटू माइनस के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 बराबर 0। सोल्यूशन करते हैं। 2 प्लस क्या हो जाएगा? ये देखिए, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, उसके बाद प्लस के माइनस 1 बराबर 0। मतलब साफ है कि 2, देखिए के से कट जाएगा, ये 2 माइनस 1 कितना होगा? माइनस के स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 होगा, जाके इधर माइनस में हो जाएगा, कट गया ये। तो यहाँ पे के बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 1। के का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 1। तो याद रखिएगा बात को कि जैसे क्या कहेगा आपको, कि जैसे कहेगा कि नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन, जैसे ही कहेगा नॉन जीरो ट्राइवियल सॉल्यूशन, उस केस में क्या कीजिएगा? आप डी का मान 0 के बराबर कर लीजिएगा, और वहाँ से अननोन जो क्वांटिटी दिखेगा उसको आप आराम से निकाल लीजिएगा। क्लियर? बात आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से? तो इक्वेशन सोल्व करने के लिए कैमर्स रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ज़्यादातर इस कंसेप्ट का यूज जेईई मेंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। क्लियर? बात समझ रहे ना? और बहुत ही आसान चीज़ है ये कैमर्स रूल, बहुत सारा चीज़ होता है। चलिए, एक आता है, छोटा सा आता है, सारस रूल पढ़ लेते हैं। सारस रूल डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए, सारस रूल भी क्या कहता है? देखिए, सारस रूल क्या है? तो डिटर्मिनेंट, फॉर डिटर्मिनेंट। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, समझ जाइए, छोटी छोटी बातें समझ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। सारस रूल देखिए क्या कहता है। इससे मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग को इवेल्युएट करना है, मान निकालना है। हमको ये रूल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बताएंगे नहीं तो कैसे होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। सारस ने कहा कि इसको क्या कीजिए, लिखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। सॉरी, फिर क्या कीजिए आप, इन दोनों को आगे लिख दीजिए उठाकर। तो 1 4
7 1 4 7 फिर 2 5 8 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या कहा, रूल के अनुसार क्या होता है कि आप क्या कीजिए, ऐसे चलिए डायगोनली चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे डायगोनली चलिए, ऐसे चलिए। क्लियर। करना क्या आपको कि सबको गुना करके लिखना है। 5 कम 5 9 45। क्लियर। उसके बाद आइए इसमें 6 दूना 12 होते 84। क्लियर। इसमें आइए 8 का 32 32 96। क्लियर। ये हो गया 4 3 12 96, इससे भी हो गया। फिर कहा, इसमें कहता क्या है कि आप फिर जाइए ऐसे, जिसमें 3 गो एलिमेंट का मिले, ऐसे चलिए। क्लियर। ऐसे चलिए। क्लियर। ऐसे चलिए। राइट। अब देखिए 7 5 35 105 105, ये कितना होगा, 8 6 48 48 105, 9 4 36 दूना 72। अब ये मिल गया। अब देखिए ये मिल गया तो ये हो गया ये और फिर ये हो गया ये। समझ रहे ना। तो इसको जोड़िए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे, इसको जोड़ लीजिए। ये कितना आ रहा है, तो 6 4 10 5 15 के 5, 9 8 17 4 21 1 22 225। इसको जोड़ लीजिए, 8 10 5 15 के 5, 7 4 11 या 10 21 और 2 21 और 1 22 225 आ गया, 225 आ गया। तो मतलब समझिए, मतलब क्या कि इस प्रकार से जो आया है, लिख देंगे यहाँ पे d बराबर, इस प्रकार से जो आया है, इस प्रकार से जो आया है लिख देंगे, इसलिए d बराबर नीचे वाला 225 माइनस ऊपर वाला क्या, माने मान लीजिए ये आपको, इसको मान लीजिए आप d1, इसको मान लीजिए आप d2। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, d बराबर d1 माइनस d2। क्लियर हो गया ना कि पहले नीचे वाला लिखेंगे फिर उसमें से ऊपर वाला घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 225 माइनस 225 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और सिंपल तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए ना, और सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। तो सारा रूल है ये, कौन उतना दिमाग लगाएगा इस पे, कौन टेंशन लेगा, कौन माथा खराब करेगा अपना इसमें। तो माथा खराब करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिंपल बात है। ये आप आराम से जो मेथड सिखाए हैं, सिंपल मेथड, उसको कीजिए और समझिए बात को बढ़िया से। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं बढ़िया से, आप अच्छा मार्क्स के लिए किसी चीज़ में, बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, NCERT का जो बुक है उसके एक्सरसाइज जैसे है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में, चलिए 3.1 2 3.3 3.4 और फिर क्या, मिसलेनियस, और चैप्टर 3 का जो तीसरा चैप्टर जो मिसलेनियस है उसको डिटर्मिनेंट में 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 और मिसलेनियस, इसको भी आप 4 पर जो मिसलेनियस दिया, इसको भी आप करना क्या है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक एग्जाम पैड लीजिए, एग्जाम पैड ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम पैड लेने के बाद पर डे आप टाइम बनाइए कम से कम 2 आवर का पढ़ने के लिए मैथ, 2 आवर्स पढ़ने के लिए मैथ बनाइए। एग्जाम पैड पर लिख दीजिए यहाँ पे एक्सरसाइज ऊपर से आप 3.1 और NCERT के क्वेश्चन बार बार बनाइए। बार बार बनाने से क्या होगा, आपके माइंड में बात सेट हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद NCERT का एग्जाम्पल्स भी बनाइए, एग्जाम्पल्स ही बनाइए। तो एग्जाम्पल्स बनाने के बाद क्या होगा देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा काफ़ी हाई लेवल तक चला जाएगा, और तब देखिएगा हर चीज़, हर बुक का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो सबका माइंड चलेगा। लेकिन इसके लिए पहले NCERT का मैंने जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, सारा क्लियर होना चाहिए। मेरे लेक्चर्स के अगर नोट्स बनाए हैं तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, मैसेज करके सर नोट्स बनाए हैं, अच्छा लगा आपका पढ़ाई, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पहले ख़त्म किए हम, डिटर्मिनेंट भी ख़त्म हो गया। अब थोड़ा कमेंट करके बताइए हमें कि अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। क्लियर। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बाद कौन चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, पढ़ना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।